आपका आज नया मॉड्यूल शुरू कर रहे हैं विच इज अबाउट बेयरिंग्स एंड क्लचेस। तो आपके हमने वैसे सारे मॉड्यूल पिछले वाले जो कवर किए हैं मैं एक बार नेम आउट कर देता हूँ। हमने लिंक्स एंड मैकेनिज्म्स कवर कर लिया, हमने वेलोसिटी एनालिसिस, एक्सेलरेशन एनालिसिस और उसके बाद कैम प्रोफाइल्स वगैरह स्टडी कर ली। फिर हम उसके बाद आ गए थे बैलेंसिंग के बेल्स रोप्स एंड चेन ड्राइव्स का मॉड्यूल भी हमने कवर कर लिया। और फिर हमने बेसिकली आपका बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस का मॉड्यूल कवर कर लिया, बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मासेस का मॉड्यूल भी कवर कर लिया। अब आपके जो नए मॉड्यूल्स जो स्टार्ट होने वाले हैं आई वुड से थोड़े से लाइटर नोट पे हैं, इनमें ज्यादा मतलब हेवी कॉन्सेप्ट्स नहीं यूज हो रहे जैसे हमने पीछे स्टडी किए। सो इट्स गुड फॉर यू गाइस, थोड़ा सा मतलब आपको रिलैक्स लगेगा ये वाले टॉपिक्स। ये थोड़े से ज्यादा फॉर्मूला ओरिएंटेड है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। पिछले वाले जो टॉपिक्स थे उनके अंदर वो थोड़ी सी आपको अगर हाउ शुड आई पुट इट, वो ड्राइंग्स वगैरह करनी पड़ती थी, थोड़ी ज्यादा लेबर इंटेंसिव थे। ये वाले थोड़े से फॉर्मूला ओरिएंटेड है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ज्यादा डिपेंड करते हैं ये वाले, ठीक है, बट इजियर टॉपिक्स आई वुड से। सो इन बेयरिंग्स एंड क्लचेस पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हम बेसिकली स्टडी कर, बेयरिंग्स काफी टाइप्स के होते हैं। हम जर्नल बेयरिंग्स ही स्टडी करेंगे हमारे कोर्स के अंदर। और इसके अंदर जो आज मैं टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ डू वी क्लासिफाई बेयरिंग्स। उसमें मैं ये भी बता दूंगा बेसिकली बेयरिंग्स होते क्या है। आई एम प्रीटी श्योर मेनी स्टूडेंट्स विल नॉट हैव सीन, लाइक उन्होंने बेयरिंग नहीं देखा होगा। बेयरिंग दिखता कैसा है, काम क्या करता है, जरूरत क्या है बेयरिंग की। उसके बाद बेयरिंग्स की क्या क्लासिफिकेशन है, कितने टाइप्स के होते हैं, उसमें से हम जर्नल बेयरिंग्स को ही स्टडी करने वाले हैं। और उस जर्नल बेयरिंग को लेके भी हम बेसिकली स्टडी करेंगे कि फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली इन जर्नल बेयरिंग्स, उसको देखना चाहते हैं हम। फिर इसके बाद ये फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट को लेते हुए हमारे पास दो थ्योरीज हैं, एक है यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी, एक है यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी। तो हम इसको स्टडी करेंगे। उसके बाद बेसिकली आपके कुछ इन्हीं जर्नल बेयरिंग्स के अंदर कुछ और कैटेगरीज हैं, उसके अंदर हम देखेंगे फ्लैट पिवट बेयरिंग्स क्या होते हैं, कोनिकल पिवट बेयरिंग्स क्या होते हैं, ट्रेपेजॉइडल कोनिकल पिवट बेयरिंग्स क्या होते हैं और फ्लैट कॉलर बेयरिंग्स क्या होते हैं। और एक न्यूमेरिकल भी अटेम्प्ट करेंगे जैसे मैंने इलस्ट्रेशन बोला है। तो यहाँ पे बस ये टाइटल को ध्यान रखना, वी विल जस्ट बी फोकसिंग ऑन जर्नल बेयरिंग्स। और ये फ्लैट पिवट बेयरिंग, कोनिकल पिवट बेयरिंग, ट्रेपेजॉइडल कोनिकल पिवट बेयरिंग और फ्लैट कॉलर बेयरिंग के अंदर भी हम ये दो थ्योरीज के साथ आपके कुछ डेरिवेशंस अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, वो मैं देखेंगे जैसे जैसे टाइम आएगा। सो आपके लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गेट टू नो व्हाट इज बेयरिंग फ्रिक्शन। पहले समझोगे बेयरिंग क्या है, जरूरत क्या है, कहाँ यूज होता है, और बेयरिंग के अंदर ये फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद you'll be able to understand the determination of limiting friction for new and old bearing। ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली जो यहाँ पे ये दो थ्योरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी, एक यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी। ये इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव को टारगेट कर रहे हैं कि नए बेयरिंग और ओल्ड बेयरिंग के अंदर हम कैसे टैकल करते हैं फ्रिक्शन को। और लास्ट है व्हाट इज वी हैव टू डू द एस्टिमेशन ऑफ पावर लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। अब बेसिकली आप समझ सकते हो अगर फ्रिक्शन हो रही है, फ्रिक्शन के कारण आपका थोड़ा सा पावर लॉस हो रहा होगा, उस पावर लॉस को हम बेसिकली एस्टिमेट करना चाहते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस मॉड्यूल व्हिच वी विल बी लाइक लर्निंग टुडे। सो पहले तो हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। सो देखो यहाँ पे मैंने एक टेक्निकल डेफिनेशन लिखी है, पहले मैं उसे रीड आउट करता हूँ और फिर लेमन टर्म्स में बताता हूँ कि ये है क्या। See, the main definition is that the main function of a rotating shaft is to transmit power from one end of the line to the other. It needs a good support to ensure stability and frictionless rotation. The support for the shaft is known as a bearing. तो ये तो आपका टेक्निकल बुकिश आई वुड से जो डेफिनेशन है वो है। अब मैं इसे ब्रेक डाउन करता हूँ लेमन टर्म्स के अंदर। देखो मैंने वैसे आपको पहले भी एक बार बताया था कि जितने भी आप अपने इर्द गिर्द या अपने राउंड अबाउट मोशंस देखते हो, वो ज्यादातर मोशंस चाहे वो पावर प्रोड्यूसिंग मोशंस हैं चाहे वो पावर कंज्यूमिंग मोशंस हैं, वो ज्यादातर रोटेशन के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। जस्ट एज एन एग्जाम्पल मैंने आपको एक बार पहले भी जैसे बताया था, अगर आप अपनी रूफ के ऊपर देखोगे, आप फैन को देखते हो, ये बेसिकली पावर कंज्यूमिंग मोशन है पर है रोटेशन ही है, ठीक है ना। मोटर लगी हुई है, मोटर बेसिकली फैन के ब्लेड्स को रोटेट कर रहा है। ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि अगर आप घर में और क्या देख सकते हो, वॉशिंग मशीन देखते हो, वहां पे भी आप देखोगे पावर कंज्यूमिंग मोशन है और वॉशिंग मशीन भी रोटेशन का मोशन ही कर रही होती है। ऐसे मैं कहूँ कि अगर आपके पास घर में कार है, तो कार के ऊपर भी अगर आप इंजन को देखोगे, इंजन के अंदर भी क्रैंक होती है, राइट, वो पावर प्रोड्यूसिंग मोशन है। और वहां पे आप देख सकते हो कि बेसिकली वो भी रोटेशन कर रहा है, कार के व्हील्स हैं वो भी रोटेशन कर रहे हैं। मैं कहता हूँ आप बेसिकली कोई छोटी से छोटी चीज भी ले लो, मैं कहता हूँ किचन में जाओगे, आपके घर में एक मिक्सर ग्राइंडर होगा,
वहां पे भी वो जो ब्लेड्स होते हैं, रोटेशन का मोशन है, पावर कंज्यूमिंग मोशन है। मैं कहता हूँ अगर आपके घर में ब्लेंडर है, ब्लेंडर के अंदर भी अगर आप देखोगे एक रोटेशन का मोशन ही दिख रहा है। आपके लैपटॉप्स में मैंने आपको पहले भी हाईलाइट किया था, अगर आपके लैपटॉप्स के अंदर वो पुरानी वाली हार्ड डिस्क है जिसे हम HDD कहते हैं, HDD नहीं HDD, तो आपके देखा होगा यहाँ पे नीचे आवाज भी आती है, उसके अंदर भी रोटेशन होती है। ऑलराइट, आपके लैपटॉप के अंदर फैन भी होता है, अभी चल रहा होगा, थोड़ी हीट हो रहा होगा क्योंकि ज्यादा कंज्यूम कर रहा है अगर वो यहाँ पे इंटरनेट कैपेसिटी है कुछ भी, तो वो भी रोटेशन का मोशन है। तो मैंने आपको बहुत सिंपल मोशन भी बता दिए, थोड़े से मैंने एडवांस मोशन भी बताए। अब थोड़ा अल्ट्रा एडवांस भी अगर आप देखोगे, आपका एयरप्लेन है, उसका जेट इंजन है, जेट इंजन के अंदर भी अगर आप देखोगे रोटेशन का मोशन हो रहा होता है, जो उसकी टरबाइन होती है। अगर आप किसी इंडस्ट्री में जाओगे, वहां पे आपको कोई CNC लेथ मशीन दिखेगी, CNC ड्रिलिंग मशीन दिखेगी, CNC ग्राइंडिंग मशीन दिखेगी। जितनी भी आप मशीन वहां पे देख रहे हो, मेजोरिटी ऑफ देम, चाहे लेथ है, चाहे ड्रिलिंग है, चाहे ग्राइंडिंग है, चाहे मिलिंग है, आपको वहां पे अगेन रोटेशनल मोशन ही दिख रहा है। ऑलराइट, तो इस रोटेशनल मोशन के पीछे मैं क्यों पड़ा हूँ, मैं क्यों हाईलाइट करना चाहता हूँ कि रोटेशन रोटेशन रोटेशन। पॉइंट ये है कि जहां पे भी रोटेशन है, बेसिकली एक शाफ्ट होगी। ऑलराइट, वो शाफ्ट जो है वही रोटेट कर रही है ना, रोटेशनल मोशन हो कैसे रहा है, देयर इज अ शाफ्ट विच इज रोटेटिंग। तो वो जो शाफ्ट रोटेट कर रही है, उसको सपोर्ट चाहिए होती है, वो हवा में तो रोटेट कर नहीं सकती ना। अगर आप ध्यान से इमेजिन करो, उसे एक क्या कहते हैं, सपोर्ट चाहिए होती है। वो सपोर्ट जो होती है ना, वो बेयरिंग्स प्रोवाइड करते हैं। तो मेरा ये पूरा डिस्कशन जो मैंने आपको पिछले 5 मिनट में समझाया, वो कहने का मतलब ये है कि ज्यादातर मोशंस आप अपने इर्द गिर्द जो देखते हो वो रोटेशन से चलते हैं। और जहां पे भी रोटेशन होती है, आपकी शाफ्ट है, जहां पे भी शाफ्ट है उसको एक सपोर्ट चाहिए, और वो शाफ्ट को सपोर्ट देने के लिए जो मशीन कंपोनेंट हमें मिलता है वो होता है बेयरिंग। सो यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि आपके लैपटॉप से लेके मिक्सर ग्राइंडर से लेके आपके ब्लेंडर से लेके एयरप्लेन तक बेयरिंग्स ही बेयरिंग्स आपको मिल रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू कॉल एज अ बेयरिंग। नाउ यहाँ पे कुछ डायग्राम्स है, मैं दो डायग्राम्स आपको दिखा देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपको दिख रहा है, ये क्लासिफिकेशंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये दोनों डायग्राम्स को मैं क्लासिफाई कर रहा हूँ बेयरिंग्स की। दो क्लासिफिकेशंस, एक को मैं बोलता हूँ जर्नल बेयरिंग, और दूसरे को मैं बोलता हूँ बॉल बेयरिंग्स। ऑलराइट, सो बॉल बेयरिंग आई एम प्रिटी श्योर आपने देखा होगा कहीं ना कहीं। ऐसा एक बेस यहाँ पे आप देख सकते हो, आउटर एक उसकी रिंग होती है, एक इनर रिंग होती है, यहाँ पे अंदर उसके बॉल्स होती है, यहाँ पे केज भी देखा होगा आपने। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट यू कॉल एज अ बॉल बेयरिंग, और इसको मैं एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग भी बोलता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा है जर्नल बेयरिंग। जर्नल बेयरिंग के अंदर ये जो, सॉरी, इनर पोर्शन रोटेट कर रहा है ना, ये आपका जर्नल बोला जाता है, या ये आपकी शाफ्ट है। ऑलराइट, जो मोशन प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पे ये बाहर एक ब्लॉक लगा हुआ है, ये ब्लॉक सपोर्ट के लिए है, ये बेसिकली यहाँ पे बोल्टेड होता है जहाँ पे भी लगा होगा। और ये आउटर रिंग भी स्टेशनरी है और ये इनर रिंग भी स्टेशनरी है। यहाँ पे ये गोल्डन सा पोर्शन भी दिख रहा होगा, ये ऑयल है। ऑलराइट, ये हम धीरे धीरे आगे देखेंगे बेसिकली। तो ये शाफ्ट बेसिकली इस आउटर रिंग के अंदर रोटेट कर रही है, और ये जो अंदर का पूरा पोर्शन है ना, ये ऑयल से भरा होता है। यहाँ पे ऐसे वेजिंग एक्शन और भी काफी टर्म्स होती है जो हम आगे देखने वाले हैं, ये ऑयल के ऊपर सपोर्टेड है। ऑलराइट, सो ये दो क्लासिफिकेशंस है बेयरिंग्स की। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो, कुछ मूविंग पार्ट्स दिख रहे हैं, कुछ स्टेशनरी पार्ट दिख रहे हैं। जब जर्नल बेयरिंग की बात करते हैं तो ये आउटर रिंग स्टेशनरी है, ये शाफ्ट रोटेट कर रही है। ऑलराइट, यहाँ पे इसके अंदर देखेंगे, यहाँ पे भी आउटर रिंग स्टेशनरी है, यहाँ पे ये शाफ्ट है अंदर, और ये इनर रिंग के साथ मतलब टाइट फिट में है, तो उसके साथ रोटेट कर रही है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन मत रखना, ये आउटर रिंग है, ये इनर रिंग है, और ये अंदर ये वाला जो सर्कल है बेसिकली ये आपकी शाफ्ट है। तो ये शाफ्ट और इनर रिंग इकट्ठे ही घूम रहे होते हैं। ऑलराइट, सो ये मूविंग पार्ट्स और स्टेशनरी पार्ट्स की आपको मैंने डेफिनेशन दिखा दी। So we can say that the shaft has a running fit in a bearing. All bearings are provided some lubrication arrangement to reduce friction between the shaft and the bearing. So bearing का फंक्शन क्या है? bearing का फंक्शन ये है कि एक तो वो शाफ्ट को सपोर्ट कर रहा है, और उसके बाद वो बेसिकली वहां पे फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रहा है। सो यहाँ पे समझते हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे कर रहा है। सी, ये अगर शाफ्ट यहाँ पे अब इसके साथ अटैच कर दी, और इसको हम अगर ये बॉल्स ना हो, तो ये कहीं ना कहीं तो सपोर्टेड होगी ना, ये वाली आउटर रिंग भी। तो फिर तो आपका काम फिर खराब हो गया, फिर तो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होगी, सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट होगा। उस चीज को एलिमिनेट करने के लिए बीच में बॉल्स डाली हुई है इन्होंने। और बॉल्स का हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बॉल्स का कांटेक्ट इस सरफेस के साथ एक तरह का पॉइंट कांटेक्ट होता है, और पॉइंट कांटेक्ट के अंदर आपकी फ्रिक्शन हेवीली रिड्यूस हो जाती है। फर्दर यहाँ पे ये जो पॉइंट कांटेक्ट भी हो रहा है ना, यहाँ पे भी लुब्रिकेशन काफी अच्छे से डाली होती है, तो बॉल्स बेसिकली यहाँ पे भी फ्रिक्शन कम प्रोड्यूस करती है। इधर अगर लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे,
मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया कि ये जर्नल है, यहाँ पे ये आउटर रिंग है, और ये जर्नल और आउटर रिंग के बीच में ये जो स्पेस है ये पूरी ऑयल से भरी हुई है। सो अगेन ये लुब्रिकेशन मैकेनिज्म यहाँ पे दिया हुआ है टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन द शाफ्ट एंड द बेयरिंग। सो दिस इज द एंटायर क्रक्स कि बेयरिंग्स होते क्या हैं, कहाँ यूज होते हैं, और इनको यूज क्यों किया जाता है। ऑलराइट, सो दिस इज एन इंट्रोडक्शन टू ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स। अब आगे सर चलते हैं। सर, तो ये आपने फिगर बताई है जनरल बेयरिंग वाली, सर इसमें जो पार्ट घूम रहा है मतलब वो हमारी क्या है, मतलब शाफ्ट है या शाफ्ट, फिर शाफ्ट है, उस शाफ्ट को ही जर्नल बोलता हूँ मैं। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे जर्नल बेयरिंग के अंदर ये वाली जो अंदर पार्ट है इसे शाफ्ट भी कह सकते हो, इसे ही मैं जर्नल बोल रहा हूँ। ठीक है, सर ये जनरल बेयरिंग का अरेंजमेंट समझ नहीं है सही से। इसका अरेंजमेंट अब समझ आ गया, ये चीज है। यहाँ पे अभी अच्छा। खाली दिख रहा है, ये वाला यस। वो ब्लॉक जो बाहर दिख रहा था वो वाला हो गया, यहाँ पे बोल्ट किए हुए हैं, ये ऊपर से खुल जाता है, ये देखो यहाँ पे कट लगे हुए हैं ना, तो इसे खोल लो, शाफ्ट अंदर डालो, फिर यहाँ से बंद कर सकते हो। ये ऊपर एक होल दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ से बेसिकली ऑयल डालते हो आप, ताकि ये बेसिकली ऑयल का अरेंजमेंट हो जाता है। इसे पेडेस्टल ऑयल बेयरिंग। से ल्यूब्रिकेशन के लिए डालते हैं। हाँ हाँ, क्योंकि अगर ये देखो शाफ्ट इसके साथ अगर सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट रहेगा, मेटल टू मेटल कांटेक्ट है, फिर तो फ्रिक्शन बहुत हाई होगा। तो ऑयल डाल के एक फिल्म क्रिएट हो जाती है, फिल्म इन द सेंस यहाँ पे ये देखोगे ना, तो ये बेसिकली एक यहाँ पे थिन लेयर प्रोड्यूस होगी ऑयल की इसके इर्द गिर्द, ताकि ये इसे टच जब करेगा तो ऑयल बीच में है, तो आपकी बेसिकली मेटल टू मेटल कांटेक्ट के अंदर ऑयल लुब्रिकेशन का काम कर रहा है और फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रहा है। तो ये अरेंजमेंट समझना है तो ये डायग्राम से ज्यादा समझ आ रहा है जो असली वाली डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे शाफ्ट मिसिंग है, जर्नल मिसिंग है अभी, ये खाली का खाली बेयरिंग दिख रहा है, अभी जर्नल डाला नहीं हुआ है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू कॉल एज अ जर्नल और अ स्लाइडर और अ प्लेन बेयरिंग। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन मैं आपको फिर रीड कर देता हूँ, ऑल्दो मैंने इसका सारा कॉन्सेप्ट आपको वैसे लास्ट स्लाइड पे बता दिया। सो इन अ स्लाइडर बेयरिंग द रोटेटिंग शाफ्ट हैज अ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट विद द बेयरिंग व्हिच इज हेल्ड स्टेशनरी। सो ये सारा पोर्शन स्टेशनरी है, दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। और इसके अंदर जब शाफ्ट आएगी वो रोटेट करेगी, ये सारा पोर्शन आपका बेसिकली स्टेशनरी रहने वाला है। ड्यू टू द लार्ज कॉन्टैक्ट एरिया फ्रिक्शन बिटवीन द मेटिंग पार्ट्स इज हाई, रिक्वायरिंग ग्रेटर lubrication. So a sliding bearing usually uses a lubricant to reduce the friction between the sliding surfaces. वो भी मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे इसे ऑयल से फिल करके रखते हैं। ये आ जाता है आपका रोलिंग बेयरिंग, ये आपको जो यहाँ पिछली वाली डायग्राम दिखाई थी, यहाँ पे उसका कट सेक्शन समझ लो एक तरह का। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये देख रहे हो ये सील किया हुआ है, पहले ये खुला हुआ दिख रहा था ना, सारी बॉल्स दिख रही थी, ये डार्क ग्रे एरिया देख रहे हो, यहाँ पे एक तरह की सीलिंग की हुई है, और अंदर बॉल भी है, केज भी है, केज के अंदर बॉल आ जाती है, और ये भी ऑयल लुब्रिकेंट से कह सकते हो, आई वोंट से ऑयल, ये भी यहाँ पे लुब्रिकेंट से फिल किया हुआ है। ठीक है, और ये अंदर बेसिकली शाफ्ट आ जाती है, और शाफ्ट के अंदर, ये शाफ्ट के अंदर बेसिकली आप रोटेशन के साथ इसको अच्छे से यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे द रोलिंग फ्रिक्शन, बिकॉज ये बॉल्स हैं और बॉल बेसिकली इस सरफेस के साथ और नीचे की सरफेस के साथ सिर्फ पॉइंट कांटेक्ट कर रही हैं यहाँ पे। सो बेसिकली द रोलिंग फ्रिक्शन इज मच लेसर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, hence these bearings are also known as anti-friction bearings, and these bearings remove friction by removing any kind of sliding between the bearing surfaces. So concept I hope सभी समझ गए होंगे। यहाँ पे जब हमने शाफ्ट डाली एक जर्नल बेयरिंग के अंदर, तो यहाँ पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट आ रहा है। यहाँ पे जब हमने बेयरिंग के अंदर शाफ्ट डाली, तो यहाँ पे ये बॉल्स के ऊपर बेसिकली आपका आई वुड से रोलिंग फ्रिक्शन का कंसेप्ट आ रहा है। और आपको पहले आप अपने लाइक आई वुड से 12th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो कि रोलिंग फ्रिक्शन इज मच मच लेसर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सो ये बेयरिंग्स थोड़े ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, बट कुछ और भी फैक्टर्स है जो हमें कंसिडरेशन में लेने पड़ते हैं जब हम बेयरिंग्स को सिलेक्ट कर रहे होते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं जर्नल बेयरिंग्स की, ऊपर वाले की, दे आर क्वाइटर इन ऑपरेशन, इनकी आवाज बिल्कुल नहीं आती, बहुत शांत होते हैं। ऑलराइट, दूसरा दे टेक लेस स्पेस एज कंपेयर टू दीज बेयरिंग्स, देयरफॉर इनका थर्ड है कि इनकी कॉस्ट बहुत लोअर होती है इनके रिलेटिव। फोर्थ है कि बेयरिंग लाइफ इज नॉट लिमिटेड बाय फटीग। यहाँ पे अब ये है कि थोड़ा सा फटीग का मतलब क्या है, वेयर एंड टियर ऑफ द शाफ्ट और ऑफ द बेयरिंग, वो थोड़ी कम होती है क्योंकि ऑयल की फिल्म ही अंदर डली हुई है अच्छे से। यहाँ पे क्या होता है कि ये बॉल्स जो है ना, ये एट द एंड ऑफ द डे ऊपर की सरफेस और नीचे की सरफेस के साथ इनका कांटेक्ट रहता ही रहता है, जिसके कारण इनका वेयर एंड टियर ज्यादा होता है। सो दैट इज व्हाई देयर बेयरिंग लाइफ इज लिमिटेड बाय फटीग। बेयरिंग लाइफ लिमिटेड बाय फटीग का मतलब कि इनकी जो लाइफ है, हर चीज की एक लाइफ होती है ना। जैसे मैं कहता हूँ कि आपके लैपटॉप की लाइफ कितनी है, हम यूजली कहते हैं कि भाई अगर हमने डेल का लैपटॉप लिया 3-4 साल तो चलेगा, मतलब आप ऐसे एक एस्टिमेशन करते हो ना। या मैं कहता हूँ कि हाँ, टोयोटा की गाड़ियां होती है ना, इनका इंजन 10 साल कहीं नहीं जाता, ये आपने लेमन लैंग्वेज में सुनी होंगी ये टर्म्स, राइट।
सो ये उसकी एक लाइफ आप डिफाइन करते हो ना, ऐसी बेयरिंग की भी एक लाइफ होती है कि ये कितने मिलियन रेवोल्यूशंस घूम सकता है और उसके बाद इसकी वो लाइफ खत्म हो जाएगी वियर एंड टियर के बाद। तो वो जो वियर एंड टियर है उसको मैं फटीग बोलता हूँ। सो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ बॉल बेयरिंग्स की द बेयरिंग लाइफ इज लिमिटेड बाय फटीग। सर बट बॉल बेयरिंग्स में तो फ्रिक्शन बहुत कम होता है सर, और जनरल में फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो फिर उल्टा नहीं होना चाहिए? ये एक्चुअली हैवी लोड के लिए बने होते हैं, यहाँ लोड बेयरिंग कैपेसिटी बहुत हाई होती है इनके रिलेटिव, तो वो ये है कि वो चीज को फिर ये काउंटर कर ही जाते हैं कभी ना कभी। मतलब ये इनका फेलियर इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फेलियर्स। लाइक अगर आप किसी प्रोडक्शन शॉप फ्लोर पे अगर आपकी जॉब लगेगी आज से 2 साल बाद और कहीं आप मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में जाओगे, ट्रस्ट मी, बेयरिंग्स आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फेलियर्स इन एनी मशीन, रोलिंग बेयरिंग फेलियर्स। इनकी कॉस्ट काफी अच्छी खासी होती है। अगर आपका ऐसे आई वुड से एक मशीन टूल स्पिंडल है और उस मशीन टूल स्पिंडल के अंदर आप बेसिकली अगर आपके बेयरिंग्स इंस्टॉल्ड हैं और धीरे धीरे लेट्स से इनकी लाइफ अगर 1 साल है 1.5 साल है, अगर ये टूट जाते हैं तो पूरा का पूरा स्पिंडल रिप्लेस होता है। ठीक है, पूरा का पूरा स्पिंडल, एक सीएनसी मशीन के अंदर 50% कॉस्ट होती ही स्पिंडल की है। सो ये बट मतलब सर लाइफ जो है वो तो सेम लोड्स पे होगा ना, कि दोनों जो जनरल बेयरिंग है रोलिंग बेयरिंग है नहीं उस नहीं पर नहीं दोनों नहीं सेम लोड्स लगाएंगे फिर लाइफ देखेंगे ना? नहीं 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 नहीं, कंसेप्ट इनके अलग होते हैं। यहाँ पे फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट ही अलग आ रही है ना, इनका यूज और इनका लोड डिटर्मिनेशन मेथड, डायनामिक लोड कैपेसिटी, इनके फॉर्मूलाज ही बदल जाएंगे, सारे कंसेप्ट्स अलग लगते हैं क्योंकि यहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन है, वहां पे दूसरे टाइप की फ्रिक्शन है, इनका यूज अलग है दोनों दोनों का, दोनों बेरिंग्स का। इन द सेंस के ये सपोर्ट शाफ्ट को ही करते हैं पर कंसेप्ट अलग आते हैं। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे और भी उसकी वो लाइक एक अदर पिक्चर से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, ये हाई स्पीड्स के लिए बनते हैं, ये लो स्पीड्स के लिए बनते हैं, ऊपर वाले जो होते हैं। सो इनके डायनामिक्स बिल्कुल अलग है, इनकी मतलब इवैल्यूएशन लाइफ की ना ऑल टुगेदर डिफरेंट होती है क्योंकि डायनामिक्स इनके डिफरेंट जाके। सो बॉल बेयरिंग्स जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, दे हैव हायर एफिशिएंसी देन जर्नल बेयरिंग्स, दे कैन हैंडल हायर स्पीड्स। तो ये बहुत मेजर डिफरेंस है। जैसे मैं कहूँ अगर आप जेट इंजन के अंदर यूज कर रहे हो, आपका एरोप्लेन का इंजन, वहां पे आप बॉल बेयरिंग यूज करोगे, वहां ये वाले बेयरिंग्स नहीं यूज हो सकते क्योंकि वो तो ऑपरेट बहुत डिफरेंट स्पीड पे करते हैं। आई वुड से उनकी रोटेशनल आरपीएम होगी समवेयर अबाउट आई वुड से व्हाट 30,000 आरपीएम या 40,000 आरपीएम से नीचे नहीं होने वाला हो। और एक और पार्ट बहुत अच्छा है कि दीज आई वुड से बॉल बेयरिंग्स जो होते हैं दे कैन टॉलरेट मिसअलाइनमेंट बेटर देन जर्नल बेयरिंग्स। सो ये भी एक अच्छी चीज है। मिसअलाइनमेंट का मतलब होता है कि आपको बेसिकली ऐसे है कि दो बेयरिंग्स के बीच में शाफ्ट डालनी है, ऑलराइट। तो जैसे मैंने आपको लाइक बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस में भी बहुत सारी डायग्राम्स दिखाई थी कि दो बेयरिंग्स लगे हैं, उनमें से एक शाफ्ट जा रही है। तो वो डायग्राम जब मैं कंप्यूटर पे बना रहा हूँ ना तो देखने में बड़ी परफेक्ट लगती है कि हाँ बिल्कुल 0 डिग्री का एंगल होगा, शाफ्ट परफेक्ट जाएगी। पर जब आप एक्चुअली कोई टेस्ट रिग बनाते हो या मशीन बनाते हो ना, तो वो हो नहीं पाता। थोड़ी बहुत मतलब जो मिसअलाइनमेंट है वहां आ जाती है, वो 0 डिग्री का एंगल नहीं रह पाता हॉरिजॉन्टल के साथ, 1 डिग्री 2 डिग्री आ जाता है, जिसके कारण अननेसेसरी फोर्सेस क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं फिर से, और फिर से वो इंटेंसिव लोड लगाती हैं आपके बेयरिंग्स के ऊपर और आपके बेयरिंग्स को फेल करने की कोशिश करती है। सो वी ट्राई टू अवॉइड दोस थिंग्स। सो दिस वाज द कंसेप्ट, बट हमारा फोकस जो है वो रहेगा जर्नल बेयरिंग्स के ऊपर। ऑलराइट, सो दिस स्लाइड इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ बेयरिंग्स। अब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन इन जर्नल बेयरिंग्स। सो यहाँ पे अब ये है, ये आई होप डायग्राम आप सबको समझ आ रही होगी। हमने दो डायग्राम्स देख ली जर्नल बेयरिंग्स की, तो यहाँ पे अब बेसिकली ये डायग्राम को समझना आसान है, आई होप सो। सो यहाँ पे आप ये भी समझ सकते हो कि अ जर्नल बेयरिंग विल फॉर्म अ टर्निंग पेयर, ठीक है ना। यहाँ पे बेसिकली ये एक एलिमेंट हो गया, ये एक एलिमेंट हो गया, ये टर्निंग पेयर को फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आउटर एलिमेंट है ये वाला, so the fixed outer element of the turning pair is called a bearing, and that portion of the inner element which fits in the bearing is called as a journal. तो ये आपका आउटर एलिमेंट बेयरिंग हो जाता है, ये इनर एलिमेंट आपका जर्नल हो जाता है। यहाँ पे अब एक बात और समझने वाली बात है कि द जर्नल इज स्लाइटली लेस इन डायमीटर देन द बेयरिंग इन ऑर्डर टू परमिट फ्री मूवमेंट ऑफ द जर्नल इन द बेयरिंग। तो आप आई होप विजुअली देख भी पा रहे हो, जर्नल जो है थोड़ा सा डायमीटर कम होगा उसका बेयरिंग से, ताकि वो इजीली फिट हो सके उसके अंदर और वो रोटेट भी कर सके प्रॉपरली। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम भी मैंने बना के दिखाई हुई है। ए पॉइंट इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बेसिकली ऊपर से एक लोड W लग रहा है। अब ये वेट हो सकता है या बेसिकली शाफ्ट के ऊपर कोई लोड हो सकता है, कलेक्टिवली मैं उसे W बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे क्योंकि इसे टच कर रहा है तो यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन भी आ रहा है, सो ये N है। ऑलराइट, so this reaction N acts vertically upwards at point A, and this point A is known as the seat or the point of pressure। ठीक है,
अब एक केस लेते हैं कि ये तो स्टेशनरी केस है, कि जब आपका बेसिकली ये सारा कुछ आई वुड से स्टेशनरी है, ऑलराइट, तो ये सिचुएशन होगी। बट सर ये जैसे ही एंड वो है ना, सर ये एंड आया कहाँ से है मतलब? क्या कौन क्या कहाँ से है, सॉरी? सर ये पॉइंट ए पर जो फोर्स अप्लाई कर रखी है आपने, एन, सर हम्म, ये मतलब ये नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स ही तो रिएक्शन। है, हाँ नॉर्मल नॉर्मल एक्शन है रिएक्शन, ना? हाँ नॉर्मल रिएक्शन है। ये ठीक है। सो अब ये केस था स्टेशनरी के लिए। मैं कहता हूं अब बेसिकली हमने इसे बेयरिंग को एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन दे रखी है, कुछ इस तरह से आप देख सकते हो। सो जब यहाँ पे अब रोटेशन शुरू होगी ना, तो क्या होगा कि बेसिकली द लुब्रिकेंट बिटवीन द जर्नल एंड द बेयरिंग विल फॉर्म अ थिन लेयर व्हिच विल गिव राइज टू अ ग्रीसी फ्रिक्शन। ऑलराइट, तो वो थोड़ा सा फ्रिक्शन को मतलब थोड़ा बहुत फ्रिक्शन तो आना ही आना है, दैट्स माय पॉइंट। देयरफॉर द रिएक्शन, यहाँ पे ये जो रिएक्शन आ रहा है ना आर, ये बेसिकली डज नॉट एक्ट वर्टिकली अपवर्ड्स। ये तो यहाँ पे अब यहाँ पे ना लग के थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये रेड एरो आप देख रहे हो, उसने थोड़ा सा जर्नल को पीछे खींच लेना है। थोड़ा बहुत आएगा, यहाँ पे हमने डायग्राम में उसे एग्जैजरेट करके बताया। सो यहाँ पे अब फोर्सेस जो लग रही हैं, आप उसे ध्यान से देखने की कोशिश करो। वेट जो आपकी शाफ्ट के ऊपर लगना है, या बेसिकली लोड जो आपकी जर्नल के ऊपर लगना है, वो तो इसी डायरेक्शन में लगेगा। यहाँ पे अब बेसिकली एक आ जाएगा आपका ये एन, दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन। ऑलराइट, ये नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे ये आ रहा होगा। यहाँ पे एक ही आ जाएगी आपकी म्यू एन, बेसिकली आपका जो फ्रिक्शन का कंपोनेंट आ रहा होता है। और यहाँ पे ये आपका जो आर है वो मैंने अब सॉरी एक मिनट, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। हाँ सॉरी 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 सॉरी, ये बेसिकली अपना, हाँ ये आर जो है ना, ये आपका है बेसिकली कैपिटल एन, और ये म्यू एन का रिजल्टेंट है। सो दैट्स व्हाई आई एम शोइंग इट हियर। ये वर्टिकल एक्ट कर रहा होता है इस डायरेक्शन में। सो ये आपका वेट W नीचे एक्ट कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से इसके मतलब परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है। म्यू एन आपकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर एक्ट कर रही है। म्यू एन और एन का जो रिजल्टेंट है वो मैंने यहाँ पे शो किया है, और ये रिजल्टेंट जो एंगल बना रहा है वो यहाँ पे फाई एंगल बना रहा है। सर आपने वो क्या बताया था, ग्रीसी फ्रिक्शन थोड़ा शिफ्ट हो रहा था उसकी वजह से? यहाँ पे जब इसे रोटेट करेंगे तो देखो फ्रिक्शन की टेंडेंसी, तो अगर ये इस तरफ जा रहा है तो इसकी जो क्या कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर, जर्नल और बियरिंग का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ऑपोजिट ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन। वो उल्टा होगा ना इससे, तो वो उसको थोड़ा सा पीछे पुल कर लेता है। तो मैंने कहा यहाँ पे मैंने इसे एग्जैजरेट करके बहुत बड़ा एरिया दिखा दिया। इतना बड़ा नहीं होगा, जस्ट वो डायग्रामेटिक पर्पसेस के लिए मैंने दिखाया। ठीक है। तो की यहाँ फ्रिक्शन सर वही नॉर्मल हाँ फ्रिक्शन हाँ होगा, हाँ हाँ बस थोड़ा हाँ सा हाँ मैग्नीट्यूड छोटा होगा उसका। हाँ 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 हाँ, वो उसको उसी डेफिनेशन में डाला बस। सो यहाँ पे अब ये है कि इन ऑर्डर दैट द रोटेशन में बी मेंटेन्ड, देयर मस्ट बी अ कपल रोटेटिंग द शाफ्ट। ऑलराइट, तो ये सारा बैलेंस बनाने के लिए ना एक कपल एक्ट कर रहा होगा। तो पहले यहाँ पे टर्म्स देख लेते हैं। यहाँ पे आपको एक एंगल फाई दिख रहा है। वो फाई एंगल क्या है? इट इज द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट आर एंड ये एन, कैपिटल एन नॉर्मल रिएक्शन के बीच में। यहाँ पे म्यू की बात की है। म्यू क्या है? दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द जर्नल एंड द बेयरिंग। ठीक है, जर्नल ये छोटा वाला सर्कल, बेयरिंग या बाहर वाला सर्कल। यहाँ पे अब मैं एक टर्म यूज कर रहा हूँ स्मॉल आर। ये स्मॉल आर क्या है? रेडियस ऑफ द शाफ्ट और रेडियस ऑफ द जर्नल इन मीटर्स। ऑलराइट, तो ये आई होप इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आ जाता है एक टर्म मैं डिफाइन करूंगा बाद में, उसे मैं बोलूंगा कैपिटल टी। कैपिटल टी क्या होगा? विच इज द फ्रिक्शनल टॉर्क। ऑलराइट, वो फ्रिक्शनल टॉर्क डिफाइन किया जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट और देने वाला हूं। मेरी स्टेटमेंट है कि फॉर यूनिफॉर्म मोशन द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द शाफ्ट मस्ट बी जीरो, and for uniform motion the resultant turning moment on the shaft must also be zero. In other words, मैं ये बोल रहा हूं कि यहाँ पे ये जो कैपिटल R है, this should be equal to W. Alright, because तभी यूनिफॉर्म मोशन के अंदर रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द शाफ्ट मस्ट बी जीरो। तो ये कैपिटल R मस्ट बी इक्वल टू W। और यहाँ पे टर्निंग मोमेंट को भी मैंने बोला कि जीरो होना चाहिए। पहले ये डिफाइन कर लेते हैं कि ये टर्निंग मोमेंट होगा कितना। टर्निंग मोमेंट होगा बेसिकली आपका W इंटू ओ सी। ऑलराइट, ये W इंटू ओ सी जो डिस्टेंस है ये आपका टर्निंग मोमेंट होगा। अब ये OC को, क्योंकि ये एंगल फाई है यहाँ पे R और N के बीच में, ये एंगल भी फाई हो जाएगा। ऑलराइट, तो अगर ये एंगल फाई है, ये OC है और ये OB है, तो मैं OC को लिख सकता हूं OB साइन फाई। ऑलराइट, सो मैं कैपिटल T जो मैंने अभी डिफाइन किया फ्रिक्शनल टॉर्क, वो था W इंटू OC, और OC को मैंने लिखा OB साइन फाई, और OB है R। सो आई कैन राइट
कैपिटल T इज इक्वल टू W इंटू R इंटू साइन फाई। यहाँ पे मैंने ये टर्म लिखी है, ऑलराइट। सो वो इसकी डेरिवेशन इस सेंस में है। अब यहाँ पे एक बात और समझने वाली है कि ये जो फाई एंगल होगा ये वेरी वेरी स्मॉल है, देयरफॉर वी कैन सब्स्टिट्यूट बाय मैथमेटिकल इंप्लीकेशंस के साइन फाई इज इक्वल टू टैन फाई। तो आप डब्ल्यू आर साइन फाई को लिख सकते हो अप्रोक्सीमेटली एज डब्ल्यू आर टैन फाई। और आप टैन फाई, आई होप आपने प्लस टू के कॉन्सेप्ट्स में किया भी होगा, आप टैन फाई आपका म्यू से भी डिफाइन करते हो। फ्रिक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स में जाके देखोगे ना, सो यू ऑलवेज राइट म्यू इक्वल टू टैन फाई, वो जो वेजिंग एक्शन की एक डेरिवेशन होती है उससे। सो आपका कैपिटल टी जो है वो आ जाता है अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू आर इंटू म्यू। सो ये आपका हो गया मतलब फ्रिक्शनल टॉर्क का डेफिनेशन। सर तो ये जो सर सेकंड केस आपने बनाया है वो फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। स्मॉल फाई, फॉर वेरी स्मॉल फाई, ये फाई एंगल बहुत छोटा होगा क्योंकि ये नॉर्मल रिएक्शन बहुत बड़ा नहीं होने वाला यहाँ पे। सॉरी, ये फ्रिक्शनल टॉर्क बहुत बड़ा नहीं होगा क्योंकि फ्रिक्शन तो हम कम लेके चल रहे हैं ना उस सेंस में। तो ये फाई, ये सारी डायग्राम बहुत एग्जैजरेटेड है, ये फाई सर बहुत छोटा स्मॉल होगा। आर क्या है? सर सर अगर स्मॉल आर क्या है? फाई अगर छोटा होगा तो सर ये एन तो हमेशा परपेंडिकुलर ही एक्ट करेगा सरफेस के, तो आर एन के पास होना चाहिए ना सर थोड़ा सा। नहीं नहीं, देखो डायरेक्शंस तो परपेंडिकुलर ही रहेंगी ना, ये डायरेक्शंस तो बदलने नहीं वाली, इनके कारण आर इधर ही रहेगा। एन हमेशा इधर ही एक्ट करने वाला है, म्यू एन हमेशा इधर ही एक्ट करने वाला है। मैग्नीट्यूड छोटा होगा बट डायरेक्शन तो इस सेंस में ही आएगी ना। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को कंफ्यूज मत करो। सर फॉर यूनिफॉर्म मोशन आपने दो कंडीशंस कौन सी बताई थी? मैंने कहा है कि फॉर यूनिफॉर्म मोशन द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द शाफ्ट मस्ट बी जीरो। उसका मतलब ये है कैपिटल आर जो रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे लग रही है और जो ऊपर से डब्ल्यू लग रहा है ये शुड बी इक्वल, तो यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा ना। और दूसरी मैंने बोली है कि बेसिकली द रिजल्टेंट टर्निंग मोमेंट ऑन द शाफ्ट मस्ट बी जीरो। पर ये आइडियल कंडीशंस है, ऐसा हो नहीं पाएगा, मतलब ये भी बात है। ये हम मान के चल रहे हैं कि इस तरह अगर ये अचीव कर लेते हैं तो यूनिफॉर्म मोशन होगा, आर द शुड बी टी इक्वल टू इक्वल टू डब्ल्यू। जीरो। हाँ, मतलब टर्निंग टी वाला कंसिडर नहीं करेंगे हम, राइट? मतलब कह सकते हो, अभी के कह लिए। सकते हो अभी के लिए। सर एंड आल्सो आर इज रिजल्टेंट ऑफ म्यू एंड एन। हाँ, यस म्यू आर सर जो जो आपका म्यू एन स्मॉल और एन का आर, रिजल्टेंट है। सर यस हम्म, जो स्मॉल आर है वो किसका वो है मतलब? सर दोबारा। स्मॉल आर क्या है? स्मॉल आर सर आपका स्मॉल, बेसिकली रेडियस ऑफ द शाफ्ट। सर ये तो स्टॉप, ठीक है ठीक है। ठीक है, सो यहाँ पे ये आपका फ्रिक्शनल टॉर्क मैंने आपको निकाल के दे दिया। हेलो सर। हाँ जी, सर एक बार आर किसका रिजल्टेंट है ये भी बता दीजिए। ये बताया तो है, कैपिटल एन और म्यू एन का। ठीक है। अरे म्यू एन को इधर से ये मतलब शिफ्ट करके यहाँ पे चेक कर लो ना, ये आपका ठीक वही वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन बन रहा है। देखो ये वाला एरो ठीक यहाँ पे आ रहा है, चलता है क्या, एक मिनट। ये रेड एरो यहाँ पे है ना, इसको अगर मैं यहाँ पे ऐसे शो कर दूं, ऐसे भी तो शो कर सकता हूँ ये म्यू एन को, यही रेड एरो यहाँ पे ले आओ। सो एक वेक्टर दूसरा वेक्टर और उसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में। अब ठीक है, ठीक ठीक है। ऑलराइट। सो ये आपका हो गया। सो यहाँ पे आई थिंक, हाँ, सो फ्रिक्शन कपल एंड इक्विवेलेंट टॉर्क यहाँ पे, सॉरी हाँ, ये वाली लाइन मैंने आपको बतानी थी कि इफ अ सर्कल इज ड्रॉन विद सेंटर O यहाँ पे एंड रेडियस OC दैट इज r sin phi, देन दिस सर्कल इज कॉल्ड एज द फ्रिक्शन सर्कल ऑफ द बेयरिंग। सो यहाँ पे अगर O पे आप कंपास रखो पॉइंटेड एंड और C के ऊपर आप बेसिकली अपनी पेंसिल रखो और एक सर्कल क्रिएट करोगे यहाँ पे डॉटेड सा, सो उसे आप बेसिकली बोलते हो फ्रिक्शन सर्कल। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्विज टाइप क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। नाउ मूविंग अहेड वी हैव, अब पिवट और कॉलर बेयरिंग्स की बात करते हैं। मैं अभी भी जर्नल बेयरिंग्स की कैटेगरी के अंदर ही हूं और इस जर्नल बेयरिंग की कैटेगरी के अंदर अब मैं थोड़ा फर्दर बात करने वाला हूं पिवट और कॉलर बेयरिंग को लेके। सी यहाँ पे अब ये है कि हमने लोड की बात करनी है। यहाँ पे एक मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, उससे ज्यादा क्लियर होगा। ये डायग्राम को देखो। सो यहाँ पे आपका बेसिकली ये फिर से आई वुड से ये जर्नल है और ये बेयरिंग है, ऑलराइट। ये शाफ्ट है और ये बेयरिंग है, ये जर्नल बेयरिंग की बात ही हो रही है। नाउ व्हेन अ शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल लोड, यहाँ पे लोड देखो कैसा लग रहा है। पहले हमारे जो लोड लग रहे थे ना वो परपेंडिकुलर टू दिस डॉटेड लाइन थे। अगर पिछली वाली डायग्राम भी अगर आप ध्यान से देखो, इफ आई गो बैक हियर, तो ये बेसिकली आपकी शाफ्ट आपको स्क्रीन के अंदर जाती हुई दिख रही है और ऊपर से लोड लग रहा है, रेडियल लोड बोलते हैं इसे। आई होप इसमें देखने में गड़बड़ नहीं होगी। डब्ल्यू को मैं बोलूंगा कि ये एक रेडियल लोड एक्ट कर रहा है, पर जब मैं ये डायग्राम आपको दिखाता हूं, आप आई होप समझ पा रहे हो, अलोंग द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट लग रहा है, तो इसे मैं एक्सियल लोड बोलता हूं, ऑलराइट। या इसे मैं टेक्निकल टर्म्स में बोलता हूं थ्रस्ट लोड भी बोला जाता है।
So when a rotating shaft is subjected to an axial load, the thrust is taken either by a pivot or a collar. So यहाँ पे basically इसे pivot बोलते हैं, ये flat pivot है यहाँ पे, ये भी यहाँ पे एक तरह की conical pivot हो जाती है, ये एक तरह की trapezoidal pivot हो जाती है. So the bearing surfaces such as the pivot and the collars are used to take this axial thrust of the rotating shaft. और इसकी examples क्या हैं, applications क्या हैं? आपकी applications है the propeller shaft of the ships, the shafts of steam turbines, and vertical machine shafts are examples of shafts which can carry an axial thrust. मैं आपको इसका एक और example बता देता हूँ. जैसे ड्रिलिंग कर रहे होते हो, आई होप आपको ड्रिलिंग का मोशन दिख रहा होता है, राइट? मतलब जो आपने उसमें देखा होगा, आई वुड से वर्कशॉप के अंदर, तो वहां पे वो वर्टिकल डायरेक्शन में कर रहे होते हैं, वहां पे एक्सियल थ्रस्ट आ रहा होता है, ऑलराइट? तो वो एक्सियल थ्रस्ट का बेस्ट एग्जांपल है. Now the bearing surfaces placed at the end of the shaft to take the axial thrust are known as pivots. तो इन तीनों को मैं pivots बोल रहा हूँ यहाँ पे. The pivot may have a flat surface, कुछ इस तरह से, और I would say it can have a conical surface, कुछ इस तरह से. और यहाँ पे ये भी है कि ये conical surface को अगर मैं यहाँ से truncate कर देता हूँ, तो ये इसे truncated या trapezoidal pivot भी बोला जा सकता है. So ये एक कैटेगरी है. अब एक और कैटेगरी भी है, वो है बेसिकली कॉलर बेयरिंग्स. कॉलर बेयरिंग को पहले देख लेते हैं. आई होप ये इधर की 3 डायग्राम्स और ये इधर की 2 डायग्राम्स आप क्लियरली डिफरेंस देख पा रहे हो. ये चीज जो है ना, यहाँ पे ये जो चीज मैंने बनाई है, इसको कॉलर बोलते हैं, ठीक है? सो यहाँ पे मैं कहूंगा द कॉलर में हैव अ फ्लैट बेयरिंग सरफेस और अ कोनिकल बेयरिंग सरफेस. कोनिकल मैंने शो नहीं किया, बट द फ्लैट सरफेस इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड. ये सबसे कॉमन है. Now there may be a single collar, यहाँ पे जैसे मैंने दिखाया हुआ है, या there may be multiple or several collars along the length of the shaft in order to reduce the intensity of pressure. All right. So this collar bearing is provided Sir, at any position. हाँ. सर जो आपने इसमें कहा है कि पिवट बीयरिंग है, सर पिवट बीयरिंग में सर आप शाफ्ट की मतलब पिवट की बात कर रहे हैं या फिर आप जो वो फिक्स्ड एंड है, मतलब फिक्स्ड है, मतलब ये ब्लैक hash पोर्शन portion को pivot बोल रहे हैं हम. इस हैच पोर्शन को पिवट बोल रहे हो आप? अच्छा. हाँ. और जिसमें कॉलर वाले में सर आपने शाफ्ट में देखा है, मतलब कि शाफ्ट में कितने कॉलर लगे पड़े हैं, उस हिसाब से उसको वो कर रहे हैं. यहाँ पे इसे कॉलर बोल रहे हैं, ये वाली चीज सर को. कॉलर बेसिकली लगा रहे हैं वाइब्रेशन से रिड्यूस करने के लिए. नहीं, लोड लेने के लिए, यू वुड से कि बेसिकली अब आपको बेसिकली Shift किसी से तरह से तो लोड शेयर attached- करना है. आवाज कट गई, क्या कह रहे हो? सर शाफ्ट से अटैच्ड होता है ये कॉलर, हाँ, ये शाफ्ट के साथ अटैच्ड होगा आपका. तो सर करना फ्रिक्शन पड़ेगा. नहीं होगी मतलब उसके साथ बेयरिंग के साथ टाइट जब फिट ये कर लोगे ना, ये तो यहाँ पे स्क्रू डाल के टाइट कर लिया आपने, इसी का पार्ट बना दोगे, कॉलर नहीं सर, चढ़ाओगे इसके ऊपर. जब बेयरिंग पे रेस्ट कर रहा है, जो साइड पे दो रेस्टिंग है, पे फ्रिक्शन नहीं रिड्यूस होगी? फ्रिक्शन, दोबारा बोलो, फ्रिक्शन बढ़ जाएगी रिड्यूस होगी, क्या कहना चाहते हो? नहीं मतलब इंक्रीज हो जाएगी, सॉरी. हाँ, बट ये है कि हमें एक्सियल लोड को सपोर्ट भी तो करना है. फ्रिक्शन एक पार्ट है, पर बेयरिंग का मेन काम क्या है? अगर ये हो ही ना, मैं कहता हूँ कॉलर हटा दो चलो, फिर अगर ऊपर से ये लोड लग रहा है, फिर हम करेंगे क्या? सो फर्स्ट प्राइमरी फंक्शन जो है वो है कि बेयरिंग आपकी शाफ्ट को सपोर्ट कर सके, वो मोशन करने के लिए, ठीक है? वो फर्स्ट पार्ट है. अब यहाँ पे फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए हम लुब्रिकेंट यूज करते हैं या इसकी कॉन्टैक्ट एरिया को रिड्यूस करते हैं, वो सेकेंड स्टेप आ जाता है. पर पहला प्राइमरी जो फंक्शन है बेयरिंग का, वो तो यही है ना कि हम बेसिकली अपने बेयरिंग को हमारी शाफ्ट को सपोर्ट कर सकें. मेरा पॉइंट है, जस्ट इमेजिन करो कि अगर ये कॉलर ना हो, फिर The shaft would fall through. तो वो हम बेसिकली पहले शाफ्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, फिर सेकंड मैकेनिज्म जो आप कह रहे हो बिल्कुल ठीक है, उसको रिड्यूस करने का अलग मैकेनिज्म होगा. ये डायग्राम्स बहुत सिंपलिस्टिक है, जस्ट टू शो यू कि कॉलर क्या होता है, पिवट क्या होता है, ताकि बेसिकली आप समझ सको, और उसके बाद इनको रिड्यूस करने के मैकेनिज्म्स क्या हैं. पहले हम रिड्यूस तब करेंगे जब हम क्वांटिफाई कर पाएंगे. पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा ना कि कितना पॉइंट फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, कितना फ्रिक्शनल टॉर्क एक्ट कर रहा है. जब वो क्वांटिफिकेशन हाथ में आएगी, फिर आप फर्दर बात करोगे कि बेसिकली अब इसे रिड्यूस कैसे कर सकते हैं. कुछ नया प्रपोज करोगे, फिर कहोगे ना उसमें फ्रिक्शनल टॉर्क इतना, इसमें इतना. तो हमारे कोर्स के अंदर अभी है कि ये मतलब आई वुड से क्वालिटेटिवली समझना डिफरेंस क्या है, वन. दूसरा ये समझना कि वो डेरिवेशंस करना कि ये क्वांटिटेटिवली फ्रिक्शन आ कितनी रही है. जब वो हम समझ लेंगे, उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप्स हैं, वो हम वैसे कवर नहीं कर रहे, पर हमारा जो कोर्स मॉड्यूल है वो इसी तक लिमिटेड रह जाता है. ठीक है सर. हाँ हाँ, हेलो. हेलो. हाँ बोलो. सर ये जो कॉलर है वो शेडेड पोर्शन जो इससे सब फ्रिक्शन कांटेक्ट में, तो फ्रिक्शन नहीं प्रोड्यूस होगी वहां पे? उसी को तो अभी आंसर कर रहा था मैंने, जो भी जिसने भी क्वेश्चन पूछा था
कि पहला पॉइंट तो हमें ये है ना कि हमें शाफ्ट को सपोर्ट करना है, शाफ्ट के ऊपर जो लोड आ रहा है, और फिर इसकी फ्रिक्शन अगर बढ़ भी रही है वो लुब्रिकेंट्स या और चीजों के साथ, हम उसे काउंटरैक्ट कैसे करते हैं वो फर्दर स्टडी हो जाती है। बट पहला हमारा पार्ट यही है कि हम बेसिकली ये शाफ्ट को सपोर्ट कर सकें, वो अपना जो डिजायर्ड मोशन है वो कर सके आराम से। तो ये दो मैकेनिज्म्स हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बट हमने अभी पिवट्स और कॉलर्स के ऊपर ही फोकस किया। ठीक है, सो आई थिंक आपका टाइम हो गया। आगे इसकी बस डेरिवेशंस हैं, आई वुड से ये यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी, ये वाले कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर मंडे को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो ये आपकी एक बार पिवट्स के लिए चलेंगी, ज्यादातर उसी के लिए ही है। सो दे आर अ लिटिल बिट, आई वुड से थोड़े से फॉर्मूला ओरिएंटेड आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है, दे आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, और ये हो जाएंगे। So let's meet on Monday, और फिर मंडे को देखते हैं। In the meantime, I would suggest you कि आप अपना क्विज का तैयारी रखो। मंडे को, आई थिंक मंडे को ही आपका फर्स्ट क्विज, राइट, 26 को। यस सर। ठीक है, मैंने आपकी पीपीटीज बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस और बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मासेस दोनों को अपलोड कर दिया है। आपके ऑलमोस्ट सारे लेक्चर्स मैंने वहाँ पे वेबसाइट पे वहाँ पे लोड कर दिए। लास्ट लेक्चर जो हमने लिया था वो मिसिंग है, सो वो मैं कर देता हूँ। ठीक है, वो आज ही हो जाएगा। Other than that, anything else? कोई डाउट, कोई कंसर्न? सर एक बार पिछले वाली स्लाइड पे करा जाइए प्लीज। सर इसमें पिवट बियरिंग्स में आपने लिखा है इंसर्टेड इन अ रेसिस टू बेयर द थ्रस्ट, मतलब थ्रस्ट इसे बोलते हैं। देखो मैंने यहाँ पे एक ये भी दिखाया था ना, यहाँ पे ये वाली डायग्राम को देखने की कोशिश करो। यहाँ पे आप इसका फ्रंट व्यू देख रहे हो, ये आपकी शाफ्ट है, ये छोटा सर्कल, और ये बाहर का सर्कल स्टेशनरी है, राइट? ये यस पार्ट सर। समझ आ गया? तो यहाँ पे जब मैं W दिखा रहा हूँ, तो मैंने बोला कि ये जो लोड एक्ट कर रहा है ना, ये रेडियल है, दिस इज एक्टिंग रेडियली ऑन द मतलब शाफ्ट। पर यहाँ पे अब जो लोड लग रहा है, दिस इज एक्टिंग अलोंग द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट। रेडियल अगर यहाँ पे दिखाना है तो मैं कैसे दिखाऊंगा? रेडियल दिखाऊंगा कुछ इस तरह से, कि रेडियल यहाँ पे ऐसे लग रहा होगा ऊपर से, मतलब मैं अगर फिंगर टच करूँ ना तो जोर लगाऊं इस शाफ्ट के ऊपर, ये रेड क्रॉस के ऊपर अगर आप फिंगर रख के इसे टच करोगे, इनटू द स्क्रीन मतलब। हाँ, इनटू द स्क्रीन, तो वो रेडियल लोड होगा। पर अगर शाफ्ट इस तरह से है और मैं ऊपर से एरो ये लेके आ रहा हूँ, तो इसे मैं एक्सियल लोड बोलूंगा। जैसे मैंने आपको बोला भी कि ड्रिलिंग जब आप करते हो, ड्रिलिंग आपने वो देखा होगा ना अपनी वर्कशॉप में, वो एक स्पिंडल को हम रोटेट करके नीचे जोर से लेके आते हैं, आपकी वो ड्रिल बिट नीचे जा रही यस होती है सर। ना, वो एक तरह यस का सर। एक्सियल लोड लगाएगी अपनी पूरी ड्रिल के ऊपर, एक्सियल लोड लगेगा ना फिर पूरे सेटअप पे। यस सर। और अगर आपकी लेथ मशीन है, लंबी सी शाफ्ट है, उसके ऊपर अगर आप एक डिस्क माउंट कर दोगे तो वो रेडियल लोड लगेगा आपके बेयरिंग पे, आपकी शाफ्ट पे। ठीक है, कोई और कोई कुछ पूछ रहा था? सर एक और डाउट है सर, पिछला जो आपने वो जनरल बेयरिंग दिखाया था, आपने बताया था कि सर सरफेस कांटेक्ट होता है और इसमें सर पॉइंट कांटेक्ट दिख रहा है। सर इसके आगे वाले में सर, यहाँ पे सर जनरल नहीं बेयरिंग नहीं, में आपने बताया था कि सर तो ये सरफेस तो टू कांटेक्ट होता है यहाँ डिमेंशनल पे। फिगर है ना। आप ऐसे सोचो कि ये स्क्रीन के पीछे ये पूरी शाफ्ट जा रही है ना, ये तो स्क्रीन के ऊपर हम 2D रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं। तो एक अगर सिलेंडर होगा पूरा। पूरा सिलेंडर है, ये वाली डायग्राम देखो। अब मैं इसे फ्रंट व्यू में बनाऊंगा तो दो सर्कल ही दिखेंगे ना, ये वाली यस। डायग्राम को। यस। पर वैसे तो यहाँ पे अब आपको ये डेप्थ दिख ही रही है, तो ये सरफेस कांटेक्ट हो गया, या लाइन कांटेक्ट हो गया, उस सेंस में कह सकते हैं। ठीक है, ओके सर। यस सर। ऑलराइट, ओके, सो आई स्टॉप शेयरिंग एंड लेट्स मीट ऑन मंडे। कोई डाउट हुआ तो मुझे ईमेल कर देना, आई विल हैप्पीली रिस्पॉन्ड। ठीक है।